स्वागत। आज हमारे पास एक बहुत ही मजेदार स्रोत है। इसका टाइटल है भारत के प्रमुख लोक नृत्य और त्योहार एसएससी जीडी 2026 जीकेजीएस ट्रिक। और ये टाइटल ही अपने आप में मतलब एक पूरी कहानी कह रहा है। इसमें जी के जीएस की बात है, जनरल नॉलेज, लेकिन साथ में एक जादुई शब्द जुड़ा है, ट्रिक। ट्रिक, बिल्कुल। और यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे बड़े सब्जेक्ट को याद करने के लिए ये ट्रिक्स क्या होती हैं, ये काम कैसे करती हैं, और एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये तरीका कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शायद इस सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर जनरल नॉलेज के पेपर में लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में पूछा ही क्यों जाता है। ये सिर्फ रटने की परीक्षा तो है नहीं। अच्छा पॉइंट है। ये एक तरह से ये जांचने का तरीका है कि जो उम्मीदवार देश की सेवा करना चाहता है वो अपने देश की सांस्कृतिक बनावट को, इसकी विविधता में एकता को कितना समझता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो फिर पहला सवाल तो यही बनता है कि अगर मकसद संस्कृति को समझना है तो फिर हमें उसे याद करने के लिए ट्रिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तरफ है आदर्श और दूसरी तरफ है असलियत, और असलियत है सिलेबस का एक अंबार। हाँ। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर जगह के अपने लोक नृत्य, अपने त्योहार, अपनी परंपराएं हैं। और जब एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है तो उसके सामने सिर्फ ये नहीं होता, उसके सामने इतिहास की तारीखें हैं, भूगोल के पहाड़, नदियां हैं, संविधान के अनुच्छेद, साइंस के फॉर्मूले, हाँ सब कुछ है। मतलब जानकारी का एक पूरा सैलाब है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के राउफ से लेकर दक्षिण में केरल के कथकली तक, फिर पूर्व में मणिपुर के रासलीला से लेकर पश्चिम में गुजरात के गरबा तक। और त्योहारों की लिस्ट तो और भी लंबी है। पोंगल, ओणम, बिहू, बैसाखी, उगादी, गुड़ी पड़वा, मतलब दिमाग में सब खिचड़ी बन जाता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर ये ट्रिक्स काम आती हैं। इन्हें साइकोलॉजी की भाषा में निमोनिक्स कहते हैं, स्मृति सहायक तकनीक। हमारा दिमाग जो है ना, वो सूखी बेतरतीब जानकारी को याद रखने में थोड़ा आलसी होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसे कहानियों से, मजेदार लाइनों से या अजीबोगरीब तस्वीरों से जोड़ दो तो वो उसे फौरन पकड़ लेता है। मुझे याद है मैंने स्कूल में ग्रहों के नाम याद करने के लिए एक बहुत ही अजीब सी लाइन बनाई थी। सबने बनाई थी। और मुझे आज भी वो लाइन याद है, लेकिन सच कहूं तो उन ग्रहों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। ये तो हर किसी के साथ हुआ है। VIBGOR से इंद्रधनुष के रंग याद करना, या वो माय वेरी एडुकेटेड मदर वाली लाइन। तो ये ट्रिक्स कुछ वैसी ही हैं। ये उस जानकारी के सैलाब में एक लाइफ जैकेट की तरह हैं जो आपको डूबने से बचाती हैं। हाँ, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हाई प्रेशर माहौल होता है, जहाँ टाइम कम है और हर मार्क काउंट करता है, बिल्कुल, वहाँ दिमाग पर जाहिर है बहुत स्ट्रेस होता है। उस तनाव में सीधी सपाट जानकारी याद आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई मजेदार तुकबंदी या कहानी तुरंत क्लिक कर जाती है। तो यहाँ मकसद गहरी सांस्कृतिक समझ से ज्यादा एग्जाम में स्कोर करने के लिए जानकारी को कुशलता से याद करना बन जाता है। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। जब स्रोत ट्रिक की बात करता है तो ये असल में दिखती कैसी होंगी? आपने एक दो उदाहरण दिए, पर हमारे लिसनर्स के लिए ये काम कैसे करता है? ये असल में जानकारी को दिमाग के लिए स्वादिष्ट बनाने की एक रेसिपी है। इसका सबसे कॉमन तरीका है जिसे अक्रॉस्टिक कहते हैं, मतलब एक मजेदार वाक्य बनाना। जैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं असम के बिहू नृत्य के लिए शायद ऐसी कोई लाइन हो सकती है, असम की बहू बहुत नाचती है। यहाँ बहू से बिहू अपने आप याद रह जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही अजीब होना इसे यादगार बनाता है ना? हाँ बिल्कुल। या फिर गुजरात के गरबा के लिए सोचा जा सकता है, गुजर गई गरीबी। यहाँ गुजर से गुजरात और गरीबी से गरबा। इन वाक्यों का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ध्वनि के स्तर पर फोनेटिकली ये काम कर जाते हैं। और एग्जाम में आपको लॉजिक नहीं, सही ऑप्शन चाहिए। एग्जैक्टली। ये तो दिलचस्प है। चलिए हम दोनों मिलकर एक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत में फसल कटाई के त्योहार बहुत पूछे जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू और दक्षिण में तमिलनाडु में पोंगल। तीनों बहुत जरूरी हैं। अच्छा आइडिया है। तो हमारे पास है पंजाब बैसाखी, असम बिहू, तमिलनाडु पोंगल। तीनों में प ब जैसे साउंड आ रहे हैं। कुछ ऐसा सोच सकते हैं, पंजाब का बलवान बेटा, असम की बिंदास बहू, पोंगल पर मिले। नहीं, ये ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, नहीं, कोशिश अच्छी है। कुछ और सिंपल सोचते हैं।
भारत के प्रांत, पी फॉर पंजाब पोंगल, बड़े, बी फॉर बैसाखी बिहू, उपजाऊ हैं। ये कैसा है? प्रांत से पंजाब और पोंगल दोनों का पी कवर हो गया और बड़े से बैसाखी और बिहू का भी। अरे वाह, ये तो काम कर गया। भारत के प्रांत बड़े उपजाऊ हैं। ये एक ही लाइन में 3 त्योहार और उनके राज्य कवर कर रहा है और यही इन ट्रिक्स की ताकत है। हाँ, ये जानकारी को कंप्रेस करके एक छोटे याद रखने लायक पैकेज में बदल देती हैं। फायदा तो एकदम साफ है। हाँ, फायदा तो साफ दिख रहा है। कम समय में ज्यादा जानकारी याद करना। एग्जाम हॉल में जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं और घड़ी टिक टिक कर रही होती है, तो असम की बहू वाली लाइन तुरंत क्लिक कर सकती है और 1 नंबर पक्का कर सकती है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? मतलब बिहू का पूरा मतलब ही इस एक मजाकिया लाइन में सिमट कर रह गया। जो इतिहास है, उसका सांस्कृतिक महत्व, उसकी आत्मा, वो कहीं खो जाती है। ज्ञान सिर्फ एक फैक्ट बनकर रह जाता है, एक अनुभव नहीं। हाँ, मतलब हम ये तो याद रख लेते हैं कि बिहू असम का है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये असल में 3 त्योहारों का एक समूह है जो खेती के अलग अलग चरणों से जुड़ा है। हाँ। हम ये भूल जाते हैं कि इसमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वो ट्रिक हमें उत्तर तक तो पहुंचा देती है, लेकिन उस उत्तर के पीछे की खूबसूरती तक नहीं। सही कहा। ज्ञान की गहराई कम हो जाती है। आप बिहू के बारे में जानते हैं, लेकिन आप बिहू को महसूस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ एक खतरा भी है। कई बार ये ट्रिक्स संस्कृति का मजाक उड़ा देती हैं या उसे बहुत ही सतही बना देती हैं। ये एक 2-धारी तलवार है। पर एक एस्पिरेंट के नजरिए से देखें तो उसके लिए तो वो एक नंबर ही सब कुछ है। वो शायद कहेगा कि इस संस्कृति की गहरी समझ के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले नौकरी तो मिल जाए। और वो अपनी जगह गलत नहीं है। यही तो इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का पैराडॉक्स है। सिस्टम आपसे राष्ट्रीय जागरूकता की उम्मीद करता है, लेकिन उसका फॉर्मेट आपको शॉर्टकट लेने पर मजबूर करता है। ये एक जरूरी बुराई की तरह बन जाता है। खैर, अब आते हैं स्रोत के शीर्षक के एक और हिस्से पर। इसमें प्रमुख शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी मेजर फोक डांसेस एंड फेस्टिवल्स। इसका मतलब साफ है कि ये उन पर फोकस करता है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसे आप 80-20 का नियम कह सकते हैं। 20% सबसे महत्वपूर्ण नृत्यों और त्योहारों से 80% सवाल आने की संभावना होती है। हजारों लोग नृत्यों में से हर एक को याद करना नामुमकिन है। सही बात है। तो एक अच्छा सोर्स आपके लिए वो 20% जानकारी छांटकर अलग कर देता है। और ये प्रमुख कौन से होते हैं? पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, महाराष्ट्र का लावणी। ये वो नाम हैं जो नेशनल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, और इसकी एक बड़ी वजह है बॉलीवुड। इतनी ही फिल्मों ने गरबा और भांगड़ा को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया है। घूमर गाने के बाद हर कोई जानने लगा कि ये राजस्थान का नृत्य है। तो जो चीजें पॉप कल्चर में ज्यादा दिखती हैं, उनके एग्जाम में आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है। मतलब तैयारी सिर्फ स्टैटिक जीके तक सीमित नहीं है, बल्कि करंट अफेयर्स और पॉप कल्चर से भी जुड़ जाती है। बिल्कुल। अगर कल को गरबा को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा मिल जाए तो वो सवाल एग्जाम में पक्का है। एग्जैक्टली। एक स्मार्ट एस्पिरेंट सिर्फ लिस्ट नहीं रटता, वो ये भी देखता है कि पिछले 1 साल में कौन सा त्योहार या कौन सी कला चर्चा में रही है। जैसे अगर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी खास आदिवासी नृत्य का जिक्र कर दिया, तो वो अगले एग्जाम के लिए एक हॉट टॉपिक बन जाता है। बिल्कुल। तो ये प्रमुख की लिस्ट भी स्टैटिक नहीं है, ये बदलती रहती है। एक अच्छा ट्रिक वाला स्रोत शायद इन नृत्यों को राज्यों के अनुसार या त्योहारों को, मतलब फसल के त्योहार, धार्मिक त्योहार, नए साल के त्योहार जैसी श्रेणियों में बांटकर भी पेश करता होगा। हाँ, कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण याद रखने की प्रक्रिया का पहला कदम है। जब आप जानकारी को व्यवस्थित कर लेते हैं तो दिमाग के लिए उसे प्रोसेस करना आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि जानकारी को स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करने का भी एक तरीका है। तो पहले प्राथमिकता तय करो, फिर जानकारी को व्यवस्थित करो और फिर उसे याद रखने के लिए कोई मजेदार ट्रिक बनाओ। सही। तो अगर कोई इन ट्रिक्स के जाल में नहीं फंसना चाहता और सच में समझना चाहता है, तो क्या कोई और तरीका भी है? क्या शॉर्टकट का कोई ऑल्टरनेटिव है? बिल्कुल है, और वो शायद लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद भी है। एक तरीका है माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना। एक बड़ा सा चार्ट पेपर लें, बीच में राज्य का नाम लिखें और फिर उससे जुड़ी शाखाएं निकालकर नृत्य, त्योहार, वहाँ की खास कला, GI टैग वाली चीजें, हाँ, सब एक ही जगह पर लिख लें। इससे आपके दिमाग में एक विजुअल कनेक्शन बनता है। ये तो अच्छा तरीका है। एक ही नजर में पूरे राज्य का कल्चरल मैप दिख जाएगा। दूसरा तरीका है विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करना। आप भांगड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं तो YouTube पर जाकर 2 मिनट का भांगड़ा का वीडियो देख लीजिए।
जब आप उन रंगों को, उस ऊर्जा को, उस संगीत को देख और सुन लेंगे तो वो जानकारी आपके दिमाग में ज्यादा गहराई तक बैठेगी। वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहेगा, एक तस्वीर बन जाएगा। हाँ, सही बात है। वो अनुभव असम की बहू वाली लाइन से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। आप उस नृत्य को उसकी कहानी से जोड़ पाएंगे, उसके कपड़ों से, उसके संगीत से। हाँ, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। ट्रिक शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल है, तो संतुलन बनाना जरूरी है। जो चीजें बहुत ज्यादा हैं और सिर्फ रटनी हैं, उनके लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करें, लेकिन जो प्रमुख विषय हैं उन पर थोड़ा ज्यादा समय लगाकर उन्हें समझने की कोशिश करें। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं के लिए ये ट्रिक्स वाले स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी टूल हो सकते हैं। ये जानकारी के विशाल सागर में से जरूरी मोतियों को जल्दी से निकालने का एक तरीका है। वे निश्चित रूप से एक साधन है, एक ऐसा साधन जो सीमित समय में अधिकतम परिणाम देने के लिए बनाया गया है। ये उस सिस्टम की मांग को पूरा करते हैं जिसमें गहराई से ज्यादा चौड़ाई, मतलब ब्रेथ ऑफ नॉलेज को परखा जाता है। ये इस परीक्षा प्रणाली के एक बड़े पैराडॉक्स को भी उजागर करता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग हमारी राष्ट्रीय जागरूकता को परखने के लिए करता है, लेकिन जिन तरीकों को ये प्रोत्साहित करता है, जैसे ट्रिक्स, वो अक्सर उस विरासत को उसके सांस्कृतिक अर्थ से खाली कर देते हैं और उसे अंक हासिल करने के लिए सिर्फ डेटा पॉइंट बना देते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे से कहा आपने। और अंत में यहाँ सोचने के लिए एक विचार है। बताइए। ये ट्रिक्स परीक्षा पास करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद उस जानकारी का क्या होता है? क्या वो असम की बहू वाली लाइन हमारे साथ रहती है, या बिहू का असली मतलब? क्या वो ज्ञान हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है? ये एक गहरा सवाल है। तो विचार ये है कि परीक्षा के लिए याद करने और किसी चीज को सच में जानने के बीच सही संतुलन क्या है। अगली बार जब कोई किसी फिल्म में गरबा देखे या टीवी पर भांगड़ा देखे तो एक पल के लिए सोचना चाहिए, दिमाग में क्या आता है? गुजर गई गरीबी वाली ट्रिक, या वो ऊर्जा, वो समुदाय और वो उत्सव की भावना जो उस नृत्य के पीछे है? शायद असली सीखना उस ट्रिक के पार की दुनिया को जानने से ही शुरू होता है।